तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं उसको हम कैसे खुद से ठीक कर सकते हैं, या फिर वो क्यों आ रही हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ पूरी वीडियो देखने के बाद आपके जो बेसिक्स प्रॉब्लम्स जो कंप्यूटर के अंदर आती है, बेसिक टू एडवांस, इवन आप समझ जाओगे कि आपके कंप्यूटर में कहाँ से दिक्कत आ रही है और क्यों दिक्कत आ रही है। तो गाइस मैं हूँ आपका दोस्त इमरान और मैं दिल्ली से हूँ। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, कंप्यूटर को ट्रबल शूटिंग का ही मेरा काम है वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम लोगों को आती है वो है मेरा कंप्यूटर स्लो बहुत हो गया है, कुछ ऐसा कोई मंत्र बता दो जिससे फूंक मारो और मेरा सिस्टम फास्ट हो जाए। तो भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रैक्टिकली बात करेंगे हम लोग, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं टेम्पररी उड़ा दे, ये उड़ा दे, वो उड़ा दे, फास्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। कंप्यूटर स्लो होने के बाद आप उसको फास्ट करेंगे तो उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा जो रहेगा उसके अंदर आप विंडो आर की दबाइए, आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, वहां पे लिखना है आपको appwiz.cpl। appwiz.cpl लिख के एंटर मारिए। आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं, जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है वो सब आपको दिखा देगा। तो उनके अंदर से जो जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से एक्स्ट्रा है उसको आपको सबसे पहले अनइंस्टॉल मार देना है। अब वो कैसे पता लगेगा एक्स्ट्रा है? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ब्राउजर इंस्टॉल हो रखे हैं उसके अंदर। ब्राउजर बोले तो इसमें आप इंटरनेट चलाते हैं जैसे गूगल क्रोम। तो जितने भी फालतू के हैं जो आप यूज़ करते ही नहीं है वो उनको सबसे पहले अनइंस्टॉल मार दो, ठीक है। और फालतू के अगर प्रिंटर्स डले हुए हैं, फालतू के कोई सॉफ्टवेयर टूल बार इंस्टॉल हुआ है जो आप यूज़ करते नहीं, वो सब अनइंस्टॉल मार दो एक एक करके। जितना कम आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालेंगे उतना ज़्यादा वो स्मूथ चलेगा, क्योंकि जितने आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर डालते जाएंगे वो बैकग्राउंड में उतने काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। तो सबसे पहला काम सारे सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल मार दो जो फालतू के हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राई करो, आपके सिस्टम में फ़र्क आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है? उसके बाद भी अगर सिस्टम मज़ेदार नहीं चल रहा तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना है, आपके सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टी में जाना, वहाँ पे जाके ये डिस्क क्लीनअप करके ऑप्शन आएगा। डिस्क क्लीनअप के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ थोड़ी देर चलेगा। उसके बाद में जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी ये सब सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सबको डिलीट मार देना है। यहाँ पे सारी टेम्परेरी फाइल ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा, आपको कोई टूल डालने की ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा, आपको कुछ अलग से डिलीट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से आपकी सारी टेम्परेरी फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। यहाँ से आके ये भी डिलीट कर सकते हो, इससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप ये होगा। तीसरा स्टेप क्या करेंगे अब आप? इसके बाद आपको क्या करना है, आपने स्टार्ट बटन में CMD लिखना है, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके एंटर मार देना है। यहाँ पे एक कमांड चलानी है chk DSK/R, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद आपके सामने वो पूछेगा यस और नो, आपको वाई दबा के यस करना है, उसको एंटर मारना है। फिर आपके सामने ये देखो ये ऐसे करके लिखा हुआ आएगा। इसके बाद आपको अपना सिस्टम को रीबूट करना है। रीबूट होने के बाद आपका सिस्टम एक ब्लैक स्क्रीन पे आके रुक जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा लेगा, कुछ स्कैनिंग चलेगी, इसको चलने देना, फिर अपने आप आपका सिस्टम लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आपका सिस्टम 100% फास्ट होएगा। ये क्या काम करता है, ये सारे बैड सेक्टर हटा देता है, हार्ड डिस्क को स्मूथ कर देता है और आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट चलने लगता है, ठीक है। ये स्टेप भी क्लियर हो गया। उसके बाद भी आपका सिस्टम सही नहीं चल रहा है, अब कहाँ दिक्कत आ रही है? आपका सिस्टम में भी अटक रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, स्मूथ नहीं चल रहा, अब कहाँ दिक्कत आ रही है? अब आपको ज़रूरत है, अगर ये सब करने के बाद भी आपका सिस्टम फास्ट नहीं चल रहा है तो आपको सबसे पहला काम करना है, आपको अपने टास्क मैनेजर में जाना है। कैसे? यहाँ पे राइट क्लिक करिए, टास्क मैनेजर खुल जाएगा। नहीं तो कंट्रोल और डिलीट दबाइए, वहाँ पे वो पूछेगा, कुछ ऑप्शंस देगा, वहाँ पे से आप टास्क मैनेजर को क्लिक करके खोल सकते हैं। यहाँ पे आके आप यहाँ पे प्रोसेसिंग पे आओगे। यहाँ पे आपका दिखाएगा कि आपके CPU के ऊपर कितना लोड है, आपके रैम के ऊपर कितना लोड है और आपके हार्ड डिस्क कितने % यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपका CPU 100% यूज़ हो रहा है, तो जब 100% यूज़ हो रहा है, आप जैसे जैसे उसके अंदर एक्स्ट्रा टास्क खोलते जाएंगे वो और भी ज़्यादा उसके ऊपर लोड होता चला जाएगा, जिसकी वजह से वो लैग होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके प्रोसेसर के ऊपर लोड ज़्यादा है, ठीक है। या फिर आपकी रैम कंजप्शन फुल आ रही है, रैम आपकी 4 GB है और वो 90-95% यूज़ हो रही है, जिसके बाद भी वो सिस्टम आपका लैग मारना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो आपको टेस्ट करना है कि आपके सिस्टम के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं फालतू के कि नहीं, आपके प्रोसेसर पे जो लोड है, आपका प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पुराना है क्या आज की डेट के हिसाब से। तो उस हिसाब इन केस तो ऐसे केस के अंदर आपको अपना प्रोसेसर, अगर प्रोसेसर पर रैम लोड ज़्यादा है तो आपको प्रोसेसर अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपके रैम कंजप्शन फुल हो रहा है तो आपको रैम अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके सिस्टम से आप उसकी ताकत से ज़्यादा
काम लेने की कोशिश कर रहे हो, जो लैग होके करेगा। अब या तो आप उसकी रैम बढ़ा लो अगर रैम के ऊपर कंजप्शन फुल दिखा रहा है तो, या फिर उसका प्रोसेसर चेंज करो। प्रोसेसर चेंज करना आसान है नहीं, वो पूरा आपको मदरबोर्ड किट चेंज करनी पड़ेगी, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि आपके सिस्टम में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है हाँ ये वाला सॉफ्टवेयर डाल लो, ये फालतू की टेम्परली उड़ा देता है, वो और ज़्यादा आपके सिस्टम को स्लो कर देगा। तो मेरा सजेशन ये है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपने सिस्टम में मत इंस्टॉल करो। सब कुछ प्री इंस्टॉल होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, सब कुछ आपको उसी के अंदर मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो यह एक तरीका है, यही सारे तरीके हैं जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो क्यों चल रहा है, आप फाइंड कर सकते हो और अकॉर्डिंगली उसका इलाज कर सकते हो। ठीक है, पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हो, कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए आप एसएसडी यूज़ कर सकते हो। एसएसडी नॉर्मल हार्ड डिस्क से मुकाबले 10 से 20 गुना फास्ट होती है। तो एसएसडी लगाने के बाद आपका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम पे प्रोसेसर पे थोड़ा बहुत लोड है भी, तो वो एसएसडी के थ्रू मेकअप हो जाएगा, चल जाएगा। तो आप एसएसडी भी बढ़ा सकते हैं। एसएसडी बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, वो आपको अपना फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगा उसका प्राइस वगैरह, वो आप अपने बजट के हिसाब से आगे डिसीजन ले सकते हो। तो अगली जो प्रॉब्लम है हमारे सामने वो है नो डिस्प्ले की। असल में होता क्या है, कंप्यूटर हो या लैपटॉप, आप बहुत दिन तक अगर उसे ऑन नहीं करते हो तो उसके ऑन करने के बाद वो ऑन तो हो जाता है पर स्क्रीन पे कुछ आता नहीं है, ब्लैंक रहता है। तो ऐसा अक्सर हो जाता है जब आप काफ़ी दिन तक कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर रहे हो या लैपटॉप को यूज़ नहीं कर रहे हो। लैपटॉप में बहुत कम होता है, लेकिन कंप्यूटर में अक्सर ये हो जाता है कि उसकी डिस्प्ले चली जाती है। नो डिस्प्ले मतलब सिस्टम ऑन हो रहा है, लाइटें वगैरह जल रही हैं, कीबोर्ड में लाइट आ रही है, बट आपका सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, डिस्प्ले पे कुछ दे ही नहीं रहा। तो इसको वो हम बोलते हैं नो डिस्प्ले प्रॉब्लम। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप अक्सर हम यूज़ नहीं कर रहे काफ़ी दिनों से, या आपका डेस्कटॉप मतलब झटका लगा गया, आपने उठा के साइड में रखा हो, सीपीयू से झटका लग गया, तो कई बार रैम के अंदर ना लूजपन आ जाता है, या फिर रैम के अंदर थोड़ी डस्ट आ जाती है काफ़ी दिन यूज़ ना करने की वजह से, आपने ऐसे रखा हुआ है कहीं, तो उसकी वजह से कई बार डिस्प्ले चला जाता है। जो मेन डिस्प्ले जो लाता है वो रैम के थ्रू आती है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको अपना सिस्टम खोलना है, उसकी रैम निकालनी है केयरफुली, और उसको साफ करके अच्छे से कपड़े से, और उसको वापस से लगा देनी है। रैम लगाते हुए आप ध्यान रखिए कि दोनों लॉक, उसके साइड में जो दोनों लॉक होते हैं वो अच्छे से लग जाएं। अगर आपने लूज छोड़ी तो आपका मदरबोर्ड शॉर्ट हो सकता है ऑन करते वक्त, आपका नुकसान हो सकता है। तो ध्यान से केयरफुली आप रैम निकाल के साफ करके उसको वापस लगाइए, उसके बाद सिस्टम ऑन कीजिए, आपका सिस्टम में डिस्प्ले आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर से रैम निकालिए, साथ में उसके अंदर एक सिमोस सेल होता है छोटा सा, उसको निकालिए। उससे क्या होगा, आपकी बायोस की सेटिंग रीसेट हो जाएगी। तो कई बार सिस्टम बायोस की अंदर से सेटिंग ले लेता है और वो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसलिए डिस्प्ले नहीं आता। उसको निकालने के बाद सिस्टम रीसेट हो जाता है। उसको निकालिए, फिर आप रैम लगाइए। रैम लगाइए, इस बार अब अभी आप सिमोस सेल नहीं लगाएंगे, सिमोस सेल बाद में लगाएंगे। फिर से ऑन कीजिए, उससे क्या होगा, आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा, आपका बायोस की सेटिंग रीसेट हो जाएगी। तो वो जैसा नया बनाया गया था उस सिचुएशन में चला जाएगा, टाइम वगैरह सब रीसेट हो जाएगा। तो उसके बाद भी डिस्प्ले कई बार आ जाता है। उसके बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ये मैं सिस्टम के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप आप खोल नहीं सकते। लैपटॉप की आप ज़्यादातर रैम खोल सकते हो, रैम खोल करके साफ करके लगा सकते हो। वैसे लैपटॉप के अंदर ये इशू बहुत कम आता है। अगर लैपटॉप के अंदर ये इशू आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई हार्डवेयर फॉल्ट हो सकता है। तो सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया सिमोस सेल निकाल के आप लगाई, रैम के थ्रू चलाइए। अगर तब भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो मे बी उसके एसएमपीएस में प्रॉब्लम हो, क्योंकि एसएमपीएस का कोई एक तार होता है जिसके अंदर प्रॉपर वोल्टेज ना आने के बाद वजह से डिस्प्ले चला जाता है। तो ऐसे केस में आप सारे एसएमपीएस के तार दोबारा से निकाल के दोबारा से लगाइए, उसके बाद भी डिस्प्ले आ जाएगा। उसके बाद भी नहीं आ रहा तो आपको एसएमपीएस चेंज करके देखना पड़ेगा पहले। उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आपका मदरबोर्ड में कोई फॉल्ट है, फिर वो मदरबोर्ड ठीक कराना पड़ेगा आपको। तो यही है सीपीयू के बारे में। अगर हम बात करते हैं लैपटॉप के बारे में, तो लैपटॉप के अंदर सीधी सी बात है, कई बार ऐसा होता है आपकी स्क्रीन खराब हो गई। स्क्रीन खराब होने की वजह से आपके सामने स्क्रीन पे कुछ आ नहीं रहा, आपको लग रहा है लैपटॉप में कोई दिक्कत आ गई है। तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को ऑन करके उसके अंदर वीजीए पोर्ट होता है, वीजीए पोर्ट के थ्रू आप किसी मॉनिटर से अटैच करके देख सकते हैं। उससे जैसे आप लगाओगे तो उसका डिस्प्ले अगर कुछ आ रहा होगा तो मॉनिटर में दिखने लगेगा। इसका मतलब आपका सिस्टम सही है, स्क्रीन में प्रॉब्लम है। उसके बाद भी नहीं डिस्प्ले आ रहा है तो फिर कोई हार्डवेयर फॉल्ट है, वो आपको फिर चेक कराना पड़ेगा किसी से, टेक्नीशियन से। नो डिस्प्ले के अलावा और कोई इनका कोई और प्रॉब्लम होती नहीं है, यही 2-3 प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई है यही होती है। और लास्ट में अगर तब भी एसएमपीएस वगैरह सब कुछ चेंज करने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका मदरबोर्ड से इशू है, और मदरबोर्ड आपको चेक कराना पड़ेगा। मदरबोर्ड के चिप लेवल के इंजीनियर अलग होते हैं, उनको आपको दिखाना पड़ेगा। मार्केट में ले जाइए, 200-300 रुपये में ठीक कर देते हैं वो लोग। अगर ठीक होने वाला होता है तो, नहीं होता है तो फिर वो आपको बता देंगे चेक करके कि भाई ये ठीक नहीं होगा, आपको नया लेना पड़ेगा।
तो नो डिस्प्ले का भी क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से, इसके अलावा कुछ और बचता नहीं है नो डिस्प्ले के इशू के अंदर। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है कि आपके सिस्टम में चलते चलते अचानक से ब्लू स्क्रीन आती है और आपका सिस्टम रीबूट हो जाता है, तो इसको हम ब्लू डंप बोलते हैं, ब्लू डंप। या फिर अब विंडो 10 के अंदर ब्लू स्क्रीन तो हटा दी उन्होंने, एक स्माइली बना दिया है। जैसे कि अगर कोई इशू आएगा तो एक अचानक से स्माइली बनी हुई आएगी और थोड़ी देर बाद 5 सेकंड 10 सेकंड बाद आपका सिस्टम रीबूट हो जाएगा। तो ये क्यों आता है? तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, इसका कोई एक पर्टिकुलर रीज़न है नहीं। तो इसको हम कैसे ट्रबल शूट करते हैं? तो सबसे पहली बात तो हम इसके अंदर ये टेस्ट करेंगे कि क्या हमारे सिस्टम में हमने रिसेंटली कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसके बाद से ये एरर आ रहा है। तो हो सकता है वो सॉफ्टवेयर की वजह से वो इशू आ रहा हो। तो जब आपका सिस्टम रीबूट होगा तो वो ऑटो रिपेयर में जाएगा। ऑटो रिपेयर में जाने के बाद वो कुछ आपको ऑप्शंस देगा विंडो 10 के अंदर कि आप ऐसे ऐसे इसके अंदर जाके इसको उसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे ट्रबल शूटिंग के। उसमें से एक ऑप्शन होगा रिस्टोर, सिस्टम रिस्टोर। उसको क्लिक कीजिए, उसके अंदर लास्ट टाइम जो आपका रिस्टोर पॉइंट बना होगा उसमें डेट दिखाएगा इतने बज के इतने मिनट पे लास्ट टाइम रिस्टोर पॉइंट बना था। या जब आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसके पहले जो रिस्टोर पॉइंट बना होगा उसको क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए। थोड़ी देर कुछ चलेगा, वो सिस्टम रिस्टोर हो जाएगा अपनी पुरानी सेटिंग पे उस डेट पे जो उसमें दिखा रहा था, तो आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो ये होता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, विंडो का इशू है, तो वो ऐसे करके भी ठीक हो जाता है। कई बार ऐसे करके भी ठीक नहीं होता तो आपको विंडो रिपेयर करनी पड़ती है, या तो आप पेन ड्राइव से उसको रिपेयर कर सकते हो या आपको विंडो इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि विंडो इंस्टॉल करते करते भी बार बार इशू आ रहा है। ठीक है, या विंडो इंस्टॉल हो गई फिर भी इशू आ रहा है बार बार। तो क्यों आ रहा है इशू? तो ये इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आपके जो कंप्यूटर के अंदर रैम लगी है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप, उसके अंदर जो रैम लगी है उस रैम के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से वो ब्लू डंप मारता है कई बार। तो रैम आपको चेंज करनी पड़ सकती है, रैम आपको दूसरी लगा के टेस्ट करनी पड़ेगी। रैम लगाने के बाद आपका सिस्टम कैसा चल रहा है ये देखना पड़ेगा। रैम का भी इशू हो सकता है। ठीक है, अगर रैम और या हम टेस्ट कैसे करेंगे? जैसे हमने सिस्टम ऑन किया है, अगर बायोस में भी हमारा सिस्टम बार बार बंद हो रहा है, हम बायोस में चला के छोड़ देंगे इसको। बायोस आपको पता होगा जब आप ऑन करते हैं तो F10 या डेल बटन दबाने से हमारा सिस्टम बायोस सेटिंग में चला जाता है। वहाँ पे सिस्टम को छोड़ देंगे, वहाँ अगर हमारा सिस्टम सही चल रहा है तो इसका मतलब हार्डवेयर का इशू नहीं है। अगर वहाँ भी हमारा सिस्टम बंद हो रहा है, क्योंकि वहाँ स्माइली फेस तो आएगा नहीं लेकिन बंद हो जाएगा या हैंग हो जाएगा, तो इसका मतलब वहाँ पे आके अगर सिस्टम इशू कर रहा है तो हमारे सिस्टम में कुछ हार्डवेयर इशू है। वो रैम हो सकती है, हार्ड डिस्क हो सकती है। हार्ड डिस्क बायोस से तो नहीं होगी, रैम होगी। रैम अगर वहाँ पे बायोस में भी दिक्कत कर रहा है तो रैम होगा। अगर विंडो चलते चलते बार बार रैम आपका सही है तो बार बार वो ब्लू डम मार रहा है या हैंग हो रहा है सिस्टम, तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ड डिस्क आप आजकल के सिस्टम में टेस्ट कर सकते हो, डेल वगैरह में जो उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो, उसमें बता देता है हार्ड डिस्क में इशू है या नहीं है। तो एक ये रीज़न भी हो सकता है आपका सिस्टम में ब्लू डंप आने का। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होता ब्लू डंप के आने। तो चलो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगली प्रॉब्लम लोग क्या फेस करते हैं। ये पिछली चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब मैं अगले टॉपिक पे आते हूँ। तो अगला टॉपिक है, कई बार हमारा सिस्टम चलो ऑन ही नहीं होता। कई बार हमारे सिस्टम में इशू होता है कि वो ऑन ही नहीं हो रहा, हम सब कुछ कर रहे हैं ऑन ही नहीं हो रहा, करंट ही नहीं आ रहा उसमें। अब ये क्या भसड़ है? इस केस में हम क्या करेंगे, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इशू कहाँ पे है? अगर डेस्कटॉप है तो हमें पहले तो कनेक्शन चेक करना है कि भाई पावर वगैरह प्रॉपर उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि हमारा कनेक्शन लूज तो नहीं है। वो तो बेसिक सी चीज़ें कोई भी कर लेगा। अगर पावर प्रॉपर मिल रही है सिस्टम फिर भी ऑन नहीं हो रहा, तो डेस्कटॉप के अंदर तो मेरे ख्याल से SMPS का इशू होगा पक्का। अगर पावर ऑन ही नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है, मतलब एक होता है ऑन होना लेकिन डिस्प्ले नहीं देना, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा, बटन दबा रहे हो ऑन ही नहीं हो रहा, लास्ट टाइम आपने बंद किया था प्रॉपर से सही से बंद हुआ था, चल भी रहा था, लेकिन अचानक अब आप अगले टाइम जब चला रहे हो उसको सब कुछ कनेक्शन वगैरह सेम लगे हुए हैं, आप ऑन कर रहे हो उसके अंदर करंट ही नहीं आ रहा, तो उसका एक ये रीज़न हो सकता है कि आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो बाहर आपने पावर सॉकेट में उसको लगा रखा है, या फिर आपका SMPS बोल गया। SMPS क्या होता है? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई बोल गई, पावर सप्लाई बोल गई तो वो सिस्टम ऑन नहीं करने देगी। तो ऐसे केस में आपको पावर सप्लाई चेंज करके लगा के बाहर से चेक करना पड़ेगा। अगर सिस्टम ऑन हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मदरबोर्ड का भी इशू हो सकता है। लेकिन पहला प्योरिटी यही है कि हमको अपना पावर सप्लाई टेस्ट करना है। ठीक है, अब लैपटॉप में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना है? लैपटॉप में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, उसको बैटरी निकाल देनी है उसकी। बैटरी निकाल के उसके अंदर रॉ पावर लगानी है और डायरेक्ट ऑन करके देखना है उसको। ठीक है, अगर वो उसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा तो उसके अंदर भी कुछ मदरबोर्ड से इंटरनली प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर बैटरी, कई बार ऐसा होता है बैटरी की वजह से वो ऑन नहीं हो रहा होता, बैटरी हटाने के बाद भी अगर रॉ पावर पे हम लगा के चला रहे हैं तो सिस्टम नॉर्मली चलना चाहिए, बैकअप नहीं देगा वो पावर जाने के बाद लेकिन वो चलेगा।
अगर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब इंटरनली कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो चल जाएगा। मोस्टली ऐसा होता है कि कई बार हैंग हो जाता है, ऑन नहीं होता, बैटरी निकाल के आप लगाओगे तो वो चल पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि सिस्टम ऑन हो रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी लग रहा है कि पता नहीं क्या अजीब अजीब सा रिएक्शन है, ऐसे टाइम पे भी आप बैटरी निकालोगे तो पूरा पावर ऑफ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है वो स्लिप मोड में चला जाता है, हमको समझ नहीं आता कि साला हो क्या रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम उसको स्लिप मोड में निकालने के लिए सीधा बैटरी निकालेंगे तो वो सीधा पावर ऑफ हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर पावर हो जाता है। उसके बाद हम जैसे ही उसको ऑन करेंगे वो सीधा ऑन हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब सिस्टम ऑन करते हैं तो सामने एरर आता है नो बूटेबल डिवाइस फाउंड, या नो ओएस इंस्टॉल, या नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड, ऐसा करके कुछ एरर आता है। तो ये किस लिए आता है? तो इसके देखो मैं आपको बताता हूँ। हम जो ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़, जो भी हम सॉफ्टवेयर में विंडोज़ बूटेबल डालते हैं वो उसके हार्ड डिस्क के अंदर सेव होता है। अब अगर सिस्टम ऑन होके एरर दे रहा है कि नो बूटेबल डिवाइस फाउंड, इसका मतलब या तो उसको हार्ड डिस्क नहीं मिल रही है, वो ढूंढ रहा है उसको हार्ड डिस्क नहीं मिल रही है। तो हार्ड डिस्क नहीं मिल रही तो हम बायोस में जाके भी चेक कर सकते हैं हार्ड डिस्क है या नहीं है। अगर फिर भी हमें इतना नहीं आता, उसमें हार्ड डिस्क नहीं मिल रही, हम ढक्कन खोलेंगे उसका कंप्यूटर के अंदर और उसके हार्ड डिस्क की केबल को निकाल के साफ़ करके वापस से लगा के फिर ऑन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। अगर उसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपकी हार्ड डिस्क बोल गई है, हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ गई है। लैपटॉप के अंदर भी आप सेम करेंगे, लैपटॉप को खोलेंगे, बैक पैनल से हार्ड डिस्क का अलग से किसी किसी लैपटॉप में दिया होता है, आप निकालोगे, बैटरी निकालोगे, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क निकालोगे, फिर साफ़ करके वापस लगाओगे तो चल पड़ेगा। अगर उसके बाद भी नहीं चल रहा तो आपकी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई है, ये कन्फर्म है। ठीक है, और कई बार आता है नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड, इसका मतलब आपकी हार्ड डिस्क तो डिटेक्ट हो रही है लेकिन उसको जो उसके अंदर ओएस था वो उड़ गया है। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको उसके अंदर विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी, विंडो रिपेयर करके चेक करना पड़ेगा। इसका सिर्फ यही इलाज है और कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे केस में मोस्टली ऐसा होता है कि आपकी हार्ड डिस्क ही ख़राब हो गई है, तो उसकी वजह से भी आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। और लैपटॉप स्लो होने का भी एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि आपकी हार्ड डिस्क ख़राब होने वाली है। ये सिस्टम आपको सिग्नल देता है जब वो लैग होता है बहुत ज़्यादा। सब कुछ ठीक होने के बाद भी अगर वो लैग हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक के पास। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि लोग पूछते हैं यार एंटीवायरस कौन सा डालें, एंटीवायरस कौन सा डालें, एंटीवायरस कौन सा डालें। हर किसी का सवाल यही है, मेरे से जितने भी लोग मिलते हैं पूछते हैं भाई यार सिस्टम में एंटीवायरस कौन सा डालूं, ये बता दो कौन सा कंपनी का खरीद के डालूं। तो मेरे भाई मेरे हिसाब से आप जो ऑनलाइन फ्री डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे वो तो डालना ना डालना बेकार है, उसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्री है और वो आपके सिस्टम के ऊपर और ज़्यादा लोड ही डालेगा। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में विंडो 10 प्रो या विंडो 10 या विंडो 11 आप जो भी ओरिजिनल ले रहे हो वो आपके सिस्टम में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल विंडो डिफेंडर देती है। ठीक है, तो डिफेंडर माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एंटीवायरस है जो प्री इंस्टॉल करके उसके अंदर दे रही है, आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन आपको फिर भी लग रहा है कि मेरा सिस्टम रिस्क है, मेरे सिस्टम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जो चोरी हो सकता है या उसमें वायरस आ गया तो उसमें रिस्क हो सकता है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई ब्रांडेड कंप्यूटर ब्रांडेड एंटीवायरस डाल सकते हो, जैसे क्विकहिल वगैरह का हो गया या कैस्पर्स का ही हो गया, अपने सिस्टम के हार्डवेयर के अकॉर्डिंगली। वैसे मेरे हिसाब से इसमें ज़रूरत है नहीं एंटीवायरस डालने की। आप विंडो 10 प्रो अगर आप ओरिजिनल डाल रखी है उसको रेगुलर बेस पे अपडेट करते रहो, और उसके उसके बाद अगर वो रेगुलर बेस पे अपडेट हो रही है तो उसके अंदर कोई भी वायरस आने का रिस्क होता नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जैसे जैसे वायरस निकलते हैं उसका तोड़ निकाल के वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करता रहता है सिक्योरिटी पर्पज़ के ऊपर। तो मेरा यही सजेशन है आप एंटीवायरस ना डालो कोई, उससे और ज़्यादा सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा। उससे बेटर ये है कि आप अपने सिस्टम में ओरिजिनल ओएस इंस्टॉल करो। पायरेट असल में ओरिजिनल इतना महंगा होता नहीं है, आप किसी फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे या स्नैपडील पे जाके देखोगे वहाँ 400-500 रुपये में आपको ओरिजिनल विंडो की मिल जाती है। वो बल्क में खरीदते हैं आप और इजीली वो बेच रहे हैं, वो कोई पायरेटेड भी नहीं है। उसको की डालोगे आपका सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और प्रॉपर चलता भी रहेगा। आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाओगे वहाँ महंगा मिलेगा, आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से खरीद रहे हो, लेकिन उन लोगों का टाइप होता है वो सस्ती आपको 500-700 रुपये में मिल जाती है। तो 500-700 रुपये में वो खरीद के उसकी की डालो और उसको चलाओ बढ़िया से और उसे रेगुलर बेस पे अपडेट करो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से, और उसके बाद उसके अंदर कोई दिक्कत आएगी नहीं। मेरे ख्याल से उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं एंटीवायरस डालने की। और अगर वायरस आना है कोई तगड़ा तो सारे एंटीवायरस वैसे ही फेल हो जाते हैं, कितना भी महंगा और कितना भी हाईफाई एंटीवायरस हो फेल हो जाएगा। अगर तगड़ा वायरस आ गया तो कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तो मेरे सजेशन तो ये है कि आप एंटीवायरस डालो ही मत, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो गाइस फाइनली ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम जो बेसिक मैं फेस करता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, वो मैंने सारी कवर कर दी हैं। कुछ रह गया हो तो कमेंट करके बताना, हम
कोशिश करेंगे अगली वीडियो में कवर करने के लिए। और यार बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाओ, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर देना यार। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।